जो बच्चे यहाँ पे नामांकित थे उन बच्चों के अंदर एक हीन भावना थी। हैंडपंप पे पानी पीने के लिए अलग लाइन हुआ करती थी। शेड्यूल कास्ट के बच्चे को पानी लेकर टीचर को नहीं पिलाना है, तो सबका मैंने एक ही हाथ से सबका मैंने चखा। चखने के बाद फिर मैंने वो सब खाना एक ही जगह मिक्स करवा दिया सर। कि आपसे सवाल है, जब आपने ये पहली बार काम किया, सभी खानों को एक जगह मिला दिया और ये बात अगर पहुंची होगी कि उनके माता पिता के पास, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? हम लोग ऐसे एक शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं जिसने खास तरीके से लोगों में एक चेतना जगाया और ये एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को पेश किया। के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे अपने जो सामाजिक कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए लोगों की मदद की, दूसरी कम्युनिटी को अपने साथ लेके, या फिर उनके लिए आप खड़े रहे किसी भी मुसीबत में। तो ऐसा उन्होंने एक मिसाल पेश किया। तो आज हम युवा शक्ति के पहले प्रोग्राम में हम उनको लाइव करने जा रहे हैं और हम बताएंगे दूसरे राज्यों के हम साथियों को, ये उसके लिए नामुमकिन नहीं है। वो हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा हो सकता है, समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है और समाज को एक नई दिशा दे सकता है, ताकि आगे देश एक जो सुनहरा सपना लेके जी रहा था उस पर फिर वापस आ सकता है। युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से भानु सर को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त दिया। आज की इस जो पूरी वार्ता और पूरे सेशन का जो आयोजन किया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने के लिए युवा शक्ति के यूथ साथी हैं श्रीकांत। श्रीकांत, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें और इसके बाद बातचीत के इसी क्रम में भानु सर को जोड़ते हुए उनके बारे में बातचीत करें और आगे की चीजों को बढ़ाएं। श्रीकांत। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है और मैं जालौन से हूँ। जालौन जो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ मैं लगभग 4-5 साल से समाज से जुड़कर काम कर रहा हूँ। युवा शक्ति के इस खास प्रोग्राम में मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और हम देखते हैं कि युवाओं में जो बदलाव हो रहा है और युवा क्या सोचते हैं, तो उस पर भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो आज युवा शक्ति के ही माध्यम से हम अपने यहाँ जानेंगे कि जालौन में जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने अपने गांव में किस तरह से समानता और छुआछूत को कितने आसानी से उन्होंने खत्म किया। और जी नमस्कार सर, मैं भानु यादव मेरा नाम है। मेरा पूरा नाम प्रताप भानु सिंह है। मैं ग्राम सैदपुर में 2007 में यहाँ पे हेडमास्टर के रूप में प्राइमरी स्कूल में आया सर। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सर आया तो मैंने ये देखा कि इस गांव में जो बच्चे यहाँ पे नामांकित थे उन बच्चों के अंदर एक हीन भावना थी, क्योंकि इससे पहले जो भी अध्यापक रहे होंगे या जो भी विद्यालय की व्यवस्थाएं रही होंगी, उन लोगों ने उनके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया था कि जैसे अगर कोई बच्चा पानी पीने जाएगा तो उनमें अलग से सिस्टम होता था कि कौन सा बच्चा कब पानी पीने जाएगा नल पे। हैंडपंप पे पानी पीने के लिए अलग लाइन हुआ करती थी। अगर कोई टीचर पानी मंगाएगा तो हमने ये देखा, जब पहली बार मैं आया तो सर मैंने किसी बच्चे से पानी के लिए बोला तो बिना बताए अपने आप ही शेड्यूल कास्ट का बच्चा नहीं जाएगा। उसे ये पता होता था कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे को पानी लेकर टीचर को नहीं पिलाना है। जनरल कास्ट का बच्चा या ओबीसी का ही बच्चा उठेगा, वो भी पानी लेके आएगा टीचर को पिलाने के लिए। तो मैंने जब 1-2 दिन ये वॉच किया तो मैंने खुद ही प्रयास ये किया कि अब क्या किया जाए। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया, बच्चों को बाय नेम बुलाना शुरू किया कि कोमल आप आइए, आप पानी लेके आएंगे मेरे लिए। तो जब बच्चों में हिम्मत जगी, जब मैंने शेड्यूल कास्ट के बच्चे से ही पानी मंगवाना शुरू किया सर कि आप मेरे लिए पानी लेके आएंगे, तो धीरे धीरे बच्चों में हिम्मत आई। फिर भी केवल वो हमारे लिए प्रयास था, अन्य बच्चों का एक दूसरे से हमें कनेक्ट भी करना था सर, सब में दूर करना था ये भावना को। तो मैंने फिर इसके लिए एक अलग से प्रयास ये किया कि हमारे यहाँ जो रसोइया होती हैं सर, खाना बनाने वाली स्कूल में, मिड डे मील में सर, उनके अंदर भी ये भावना थी कि एससी का बच्चा किचन में नहीं जाएगा, एससी का बच्चा किचन में पानी लेके नहीं आएगा। अगर बाल्टी भर के लानी है, अगर एक रसोइया नहीं आई है तो वो भी ये किया करती थी कि जनरल के बच्चे से ही पानी मंगवाएंगी बाल्टी भर के। तो मैंने वहां पहले वो चक्र तोड़ा कि नहीं, अब एससी का बच्चा पानी भर के लेके जाएगा रसोइया के पास। इससे बहुत सारा सुधार हुआ। तीसरा मैंने ये कहा, सोचा सर कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ अलग हटके और किया जाए। तो फिर मैंने ये किया सर कि जब हम लोगों के यहाँ वार्षिक परीक्षाएं होती हैं सर,
तो हमने एक नया काम शुरू किया प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल टाइप का बच्चों को ये बताया कि आज आपके प्रैक्टिकल होने हैं और प्रैक्टिकल में केवल आपको घर से खाना लेके आना बना के। कोई कोई मीठा बना के लाएगा, कोई समोसा बना के लाएगा, कोई कचौड़ी बना के लाएगा। एससी हो या बीसी हो या जनरल हो, सभी लोग घर से लेके आएंगे अपना। जब वो लेके आते हैं सर, तो उनको मैंने एक ही टेबल पे सब खाना रखवाया। सबसे पहले मैंने कहा मैं चखूंगा, तब नंबर तो आपको देने ना मुझे। तो सबका मैंने एक ही हाथ से सबका मैंने चखा। चखने के बाद फिर मैंने वो सब खाना एक ही जगह मिक्स करवा दिया सर, और वो सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवाया फिर कि अब आप सब लोग खाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो झिझक खुलती गई सर। धीरे धीरे बच्चों में भी ये भावना जागृत होने लगी। कई उदाहरण देके सर मैंने उनको समझाया। भानु जी, एक आपसे सवाल है, जब आपने ये पहली बार काम किया, सभी खानों को एक जगह मिला दिया, और ये बात अगर पहुंची होगी कि उनके माता पिता के पास, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? सर ये काम करने से पहले सर मैंने कुछ लोगों को विश्वास में लिया था सर। मैंने ये कहा कि मेरी नियुक्ति जब सरकारी सेवा में मैं आया हूं, तो मेरी नियुक्ति इस काम के लिए हुई है कि मैं सारे समाज में एक रूपता लाऊं। सारे बच्चे मेरी नजर में एक हैं। आपको अगर कुछ बाहर गांव के बाहर, विद्यालय के बाहर आपको कुछ करना है, आप अगर पार्शलिटी करते हैं तो ये आपके घर का मुद्दा हो सकता है, लेकिन विद्यालय में हमारे हिसाब से चलेगा विद्यालय। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने बच्चे को विद्यालय से ले जा सकते हैं। थोड़ा टाइट भी होना पड़ा सर, थोड़ा सा। मैंने अपनी जो सरकारी शक्तियां थी सर, उनका भी उपयोग किया। मैंने ये कहा कि यदि आपको विद्यालय में आना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो विद्यालय की व्यवस्थाओं के अनुसार, सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार ही आपको काम करना पड़े। पढ़ने के लिए आते थे सर, तो वो पहले नल को धुलते थे। अगर किसी एससी के बच्चे ने पानी पिया है तो नल को धुला जाएगा। तो मैंने ये व्यवस्था बंद की। मैंने कहा अगर आपको पानी यहाँ पीना है तो आप जैसा है वैसे ही पीजिए, अदरवाइज आप मत आइए हमारे यहाँ पानी पीने। ये सरकारी हैंडपंप है, विद्यालय की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति। आप इसमें नहीं आ सकते यहाँ पे इस तरीके से। तो इसकी वजह से कहीं स्कूलों में ड्रॉप आउट का नंबर तो बढ़ना शुरू नहीं हो गया आपका? आपके जो नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनिए सर, मैंने ये किया, इससे हमारे विद्यालय में संख्या बढ़ी सर। जब मैं आया था तब यहाँ 55 बच्चे थे सर। राइट नाउ 83 इनरोल्ड है सर मेरे स्कूल में सर। तो इसका मतलब है समाज के लोग चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो, लेकिन जो हमारे राजनेता या प्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की व्यवस्था आम हो। सर समझाना, लोग समझाना नहीं चाहते लोगों को असली बात बताना नहीं चाहते, लोगों को दूर रखना चाहते हैं आपस में, इतना फ्रस्ट्रेशन पैदा करके, जिससे कि ये लोग आपस में दूर बने रहें। अगर कोई समझाने वाला हो, लोगों को सही बात बताने वाला हो सर, लोग समझने तैयार होते हैं। प्रयास करने से सर जीत होती है। ये बहुत बड़ा ये सराहनीय आपने काम किया है, और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। और मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहूंगा, जब आप ये सब चीजें बताते हैं तो क्या इतिहास, ये आप संविधान का उदाहरण देते हैं, संविधान का जो आर्टिकल है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं? सब कुछ सर बता के ही होता है सर। मैंने ये कहा कि अगर हम लोग अलग होते तो विद्यालय में जो अमीर का बच्चा होता उसके लिए अलग से यूनिफॉर्म आती, और गरीब का बच्चा होता उसके लिए अलग से यूनिफॉर्म आती। यहाँ पे कोई भी बच्चा आता है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए सरकार की तरफ से एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों आती है? क्योंकि सब हम लोग एक हैं। एक जैसी बुक्स क्यों आती हैं? क्योंकि हम सब लोग एक हैं, इसलिए ना। अदरवाइज तो जो अमीर का बच्चा होता है या जनरल कास्ट का बच्चा होता है उसके लिए तो अलग से यूनिफॉर्म आनी चाहिए थी। हम लोग सब एक हैं, एक ही जगह पे रहने वाले हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है सर। सर एक और हम अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे सर। जब मैं इस विद्यालय में आया सर, तो यहाँ पे सर होता ये था कि जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता था सर, तो यहाँ पे जब गांव में प्रभात फेरी निकाली जाती थी तिरंगा झंडा लेकर, तो यहाँ पे एक सर माइनॉरिटीज का मोहल्ला है हमारे गांव में, एक मुस्लिम कम्युनिटी का सर, बमुश्किल 4 से 6 घर होंगे सर यहाँ पे। उस मोहल्ले में कभी तिरंगा झंडा नहीं जाता था सर, कभी नहीं जाता था। जब मैं पहली बार जुलाई 2013 में यहाँ पे पदस्थ हुआ सर, तो मैं पहली बार जब वहां पे लेके पहुंचा तो उन लोगों को इतनी खुशी हुई सर कि सब लोगों ने खड़े होके तिरंगे झंडे की शान में खड़े होके वहां पे लोगों ने, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए इसलिए दिए कि सर ये बच्चों के लिए मिठाई खिलवा देना मेरी तरफ से। ये बड़ा खुश हुए वो लोग, और उसके बाद लगातार सिलसिला वो जारी रहा। लोग जुड़ते गए, विद्यालय में आने लगे लोग, प्रोग्राम हमारे यहाँ होने लगे बराबर सर। बहुत अच्छा माहौल हो गया हमारे गाँव का। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जो रेहाना मंसूरी हैं, इनकी तरफ से क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? अब्दुल, जरा इन लोगों को भी आप कनेक्ट करें
जी सर, मैं जोड़ूंगा इसमें कि एक परिवार था जिन बच्चों के फादर एक्सपायर हो गए थे, मदर भी एक्सपायर हो गई थी, दोनों पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स में भी सिर्फ उनकी दादी बची थी। वो दो बच्चे अनाथ हो गए थे। भानु सर ने फेसबुक पर एक मुहिम चलाई थी कि इन बच्चों को आपकी ज़रूरत। उस मुहिम के ज़रिए रिहाना सर तक पहुंची थी, और सर की बहुत बड़ी मुहिम थी, बड़ी आर्थिक मुहिम थी। जब वो मुहिम शुरू करी गई, जब से लेके आज तक रिहाना उस मुहिम की सहयोगी हैं। वो बच्चे भी सामने आपके वीडियो पर बैठे हुए हैं। रिहाना बताएंगे कि उस मुहिम के जरिए वो कैसे सब तक पहुंची, फिर उन बच्चों तक कैसे मदद पहुंची, और आज बच्चे किस हालात में हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो प्लीज रिहाना, आप जोड़िए। जी, मेरा नाम रिहाना मंसूरी है और मैं बुंदेलखंड से हूँ। मैंने यहाँ पे महेवा और कदौरा ब्लॉक में काम करना शुरू किया 2015 से। तो इसी बीच मेरा मिलना भानु सर से हुआ। तो भानु सर ने एक मुहिम जो चला रहे थे उसके जरिए जुड़े, और गांव में आके, स्कूल में आके मैंने संपर्क किया। तो इन बच्चों से मैं मिली जिनका रियल मतलब जो नाम है गांव का, क्योंकि जब कोई भी गार्जियंस नहीं होता है ना, तो बच्चों के नाम भी कुछ ऐसे ही रखे जाते हैं। तो एक का नाम है सालिक राम, एक का नाम है मालिक राम, और उनकी ये दादी हैं शामली जी। तो इस सर जी के साथ में जुड़कर मैंने इन बच्चों की केयर करना शुरू की, और इसमें हमारे साथ बहुत से और साथी भी जुड़े। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच हमारे साथ में है, युवा शक्ति टीम है, और मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हिलाल वेलफेयर सोसाइटी भी इसके साथ में जुड़ के काम कर रही है। तो जब इन बच्चों से हम बात कर रहे थे तो बच्चों ने बताया कि मेरा रियल नेम संस्कार और विवेक है। तो जो बच्चे जिनको कभी पता ही नहीं था कि हमारा असली नाम क्या है, वो पूरे गांव में उनको सालिक राम और मालिक राम के नाम से ही बच्चों को जानते हैं। तो इन बच्चों के अंदर भी बदलाव की भावना आई। तो इन बच्चों ने खुद एक दिन मुझसे निकल के कहा कि दीदी, मेरा नाम संस्कार और विवेक है, और हम चाहते हैं कि हमें इस नाम से ना बुलाया जाए सालिक राम और मालिक राम, और हम अपने असली नाम से जाने जाना चाहते हैं। तो मुझे वहां पे एक एहसास हुआ कि बच्चे भी बदलाव चाहते हैं, और बच्चों को इतनी समझ तो हुई। और सर जी से मिलके जब मैंने बात की तो सर ने बोला कि नहीं नहीं, वो सही है। तो उनका रिसेंटली अभी नाम चेंज हुआ है। अभी ये बच्चा 6 में गया है और ये अभी 4th में पढ़ रहे हैं। तो समय समय पर इनको एजुकेशनल सपोर्ट करते रहते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जो बन जाता है वैसे ही सपोर्ट करते हैं हम सब लोग मिलकर। भानु सर, आपकी एक बात, हम लोग जब कल आपसे लगातार मुलाकात कर रहे थे तो लगातार बात करते हुए एक बात आपने बताई थी कि आप एक रसोइया थी, और उनकी बेटी जी की शादी में आपने किस तरीके से मदद की थी। उस बात को भी थोड़ा सा बताइए विस्तार से। शायद सर वगैरह सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। सर। सर, हमारे यहाँ एक खाना बनाने वाले में जो रसोइया होती है सर, उनकी वेतन बहुत कम होती है सर, 1000 रुपए मासिक होता है सर। इनके पति सर आज से 15-20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे सर्पदंश के कारण। भूमिहीन कह सकते हैं सर, इनके पास जमीन जायदाद कुछ है नहीं। 2 बेटियां शादी योग्य थी, एक बेटा वो भी बीमार रहता था। रसोइया को समस्या हुई तो हमने सर इनके लिए एक फेसबुक पे पहले मुहिम चलाई, आर्थिक सहयोग की। तो बहुत सारा सहयोग मिला हमारे साथियों ने, जो जानने वाले थे और बिना जानने वाले सब लोगों ने सर बहुत सहयोग किया। पहले आर्थिक सहयोग किया इनका। उस वक्त इन पे एक वादा किया था सर हमने कि आप बिल्कुल परेशान मत हों, जब आपकी बेटी की शादी होगी तो हम आपका आर्थिक सहयोग करेंगे, बेटी की शादी बड़े हंसी खुशी से होगी। सर वो मौका पिछले जब मैंने, क्योंकि 7 साल सर हमें यहाँ हो चुके हैं, तो 4-5 साल बाद वो मौका आया। सेकेंड लास्ट ईयर सर इनकी बेटी की शादी हुई, तो इन्होंने हमारे पास आई, उन्होंने बताया कि सर अब वो मौका आ गया है। तो सर हमने फिर मुहिम चलाई, और अपने साथियों के बीच में सर हम गए खुद, और अपने साथियों के सहयोग से सर 51,000 रुपए समथिंग की सहायता, जिसमें इनके दहेज का पूरा सामान, अच्छा दहेज का सामान दिया सर, जो भी गृहस्थी का सामान होता है घर के उपयोग के लिए वो दिया, और लोगों से सहयोग करवाया सर। गांव के लोगों को भी जोड़ा सर उसमें। तो एक महोदय यहाँ के थे जो सर्विस करते थे कानपुर में सर, उन्होंने इनकी बेटी के जो खाने में जो खर्चा होना था सर, वो खाने का खर्चा उठाया। फिर इनके परिवार के जो लोग थे वो भी शामिल हुए। वो प्रयास और हम लोग कर रहे हैं बराबर सर अभी, कि जब इनकी बेटी की शादी और होनी होगी तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसी उम्मीद में ये हमारी रसोइया जो है रानी, ये सर रहती है कि सर आपके सहयोग से एक बेटी की शादी अच्छे घर में हुई, आप कृपया करके एक बेटी की शादी और अच्छे घरों में करा दें। मतलब परिवार इनका जो होता है, हमने उनसे ये कह रखा सर कि आप रिश्ता आप ढूंढ लीजिए, सहयोग जो होगा आर्थिक रूप से या अन्य जैसे भी सहयोग होगा हम करेंगे सर।
ये भी सर हम एक मुहिम चला रहे हैं गांव में कि अगर कोई गरीब कन्या है, अगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो लड़का है, तो सर उनके लिए हम प्रयास करते हैं सर। शायद सर हमारे साथ वो रसोइया भी जुड़ी हुई हैं। रुखसाना जी, आप अपना म्यूट अनम्यूट करें, और वो जिनकी बेटी की शादी में भानु सर ने सहयोग किया था, हम जानेंगे कि वो उन भानु सर के बारे में किस तरीके के विचार रखती हैं, क्या कहना चाहती हैं। तो प्लीज रुखसाना जी। रुखसाना जी, ये दीदी जो बता रही है, प्लीज आप तेज आवाज में बता दीजिए कि वो क्या कहना चाह रही है। उनकी आवाज शायद नहीं आ पा रही हम लोगों तक। ये दीदी ये बोलना चाह रही हैं कि भानु सर की वजह से जो हमें हेल्प हुई है, उससे बहुत सहारा मिला है। जहाँ कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था, वहाँ भानु सर जी ने मदद का एक ऐसा बीड़ा उठाया जो उनकी वजह से और काफी लोगों ने फिर उनकी मदद की। किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 1,000 दिया हेल्प के तौर पर। भानु सर की इस मुहिम में एक साथी हैं रेहाना सर, जो अभी बच्चों के बारे में बता रही थी। दरअसल उन बच्चों के अभी भी जो दैनिक खर्चे हैं या उनके जो जीवन की चर्या है, उसको चलाने के लिए रेहाना भी लगातार सहयोग में है। तो वो मैं रेहाना से चाहूंगा कि रेहाना, अभी आप उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? उन बच्चों का अभी एजुकेशन का क्या लेवल चल रहा है, वो उनका आईक्यू लेवल कैसा है, उनकी दादी क्या सोचती है? तो प्लीज आप कम से कम 2 से 3 मिनट का एक सेशन और जोड़ें और बताएं थोड़ा सा डिटेल में कि अभी आपका आगे किस तरीके से सहयोग करने का प्लान है, या अभी क्या सोचा है आपने उन बच्चों ने, या बच्चे क्या सोच रहे हैं कि आगे उनको क्या बनना है। प्लीज रेहाना। ओके। तो बच्चों का आईक्यू लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई है और वो बहुत होशियार हैं। क्योंकि इतना अभाव में है उनका, मतलब इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक बच्चे से जब मैंने इंटरव्यू लिया और उससे बात की, तो उससे बोला कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये है संस्कार। इसने बोला कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पुलिस मैं नौकरी करूँ और मैं पढ़ाई करके कुछ करना चाहता हूँ। तो आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन विवेक ने जो बोला, जो जिसका नाम सालिक राम था पहले, तो विवेक ने बताया कि मैं दादी को छोड़ के तो कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप छोटे वाले भाई को ले जाओ और आप अगर उसको पढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, क्योंकि मैं अपनी दादी को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसको इतनी समझ है, जबकि वो 10-11 साल का है, और उसको इतनी समझ है कि मैं दादी को किसके भरोसे कैसे अकेला छोड़ के जाऊं। और इनके कुछ रिलेटिव शहर में रहते हैं, यहाँ से जो 20-25 किलोमीटर शहर है। तो मैंने उनसे बात की कि आप उन बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक केयर करना बहुत बड़ी बात होती है, कि मेरे पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है, जबकि दादी जी ने उनकी बोल रखा है, शामली जी ने, कि आप ले जा सकते हो बच्चों को, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कि हम बच्चे का केयर कैसे कर पाएंगे, आज लेके जाएं फिर। तो मैंने रिश्तेदारों से बात की, उनके जो रिलेटिव हैं, तो उनके पास रखने का सोचा है, लेकिन अभी ये कोविड और इसके चलते, लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल वगैरह बंद हैं। तो मैंने ये सोचा है कि इनको हम एजुकेशनल सपोर्ट करेंगे और ये अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहेंगे, तो वहां पे हम जो अभी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो वहां पे भी वही करते रहेंगे, जिससे इन बच्चों का कम से कम कुछ तो भविष्य बने। तो आप बच्चों से भी बात कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, आगे चल के क्या करना चाहते हैं। और भी कुछ सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो? जो बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, रेहाना प्लीज उससे बात कराइए, वो क्या सोचता है, क्या कहता है, प्लीज जवाब देंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उस बच्चे से। बच्चे सुनाई दे रहा है बेटा? तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मालिक राम। मलिक राम, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनोगे? क्यों? क्या नाम हुआ है तुम्हारा स्कूल में? संस्कार। हाँ। अच्छा, संस्कार तुम्हारा नाम है। और ये पुलिस बनकर क्या करना चाहते हो, ये बताओ, तुमको क्यों पुलिस बनना है? पुलिस क्यों बनना चाहते हो संस्कार? जो लोग जुआ खेलते हैं मुझे सजा देंगे। अच्छा, उनको सजा दोगे। और ये जो बुराई जो करते हैं उनको सुधारेंगे कैसे? जो गलत करते हैं उनको सुधारेंगे कैसे? डंडा से सुधारोगे आप। और ये बताओ, तुम आसपास में जिन बच्चों के साथ खेलते हो, उनके साथ कैसा लगता है खेलने में? जो अलग अलग समुदाय से बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उनके साथ अच्छा लगता है खेलना? हाँ।
हमारे जी। साथ भानु सर की सहयोगी, जो उनके साथ सहयोगी टीचर हैं, वर्षा गुप्ता जी। मैं वर्षा गुप्ता जी से भी कहूँगा कि सर के बारे में, सर के नेचर को लेकर, आप लगातार उनके साथ ड्यूटी पर हैं, लगातार बच्चों की पढ़ाने की कोशिश में हैं। तो थोड़ा-सा बताइए 1-2 लाइन में कि भानु सर किस तरीके से इस मुहिम को आसानी से चला रहे हैं? आपका क्या सहयोग रहता है? तो प्लीज़ वर्षा जी। 2016 से पोस्टेड हूँ। सर बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं। मैं भी यहाँ पे आई थी, मेरे लिए भी ये नई जगह थी। उन्होंने मेरे साथ मेरी जॉब में मुझे बहुत हेल्प की है, यानी बड़े भाई जैसे। जैसे मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको बताती हूँ और वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। और बच्चों के लिए तो, और गाँव के लिए, इस गाँव के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। बहुत उन पे जो भी कुछ बनता है वो सब कुछ करते हैं उनके लिए। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में मेरे साथ जो मेरे युवा साथी श्रीकांत लगातार हमारे साथ 3 दिन से आ रहे हैं, सर से बात करना, गांव के लोगों से मिलना। तो इस 3 दिन में श्रीकांत, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी जोड़िए कि आपने क्या महसूस किया। लगातार हम लोग गांव के लोगों से मिले, जब रेहाना ने बताया कि आप सैदपुर की इस स्टोरी पर काम कर सकते हैं, सर से मिले, स्कूल आए। तो श्रीकांत, आप भी अपना अनुभव साझा करिए कि आपने इन 3 दिन में सर के प्रति कैसा नजरिया सेट किया, या सर के काम को किस तरीके से सराहेंगे? प्लीज श्रीकांत। जी जी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बुंदेलखंड का जालौन है, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। मैं भी इसी जालौन से हूँ, तो मुझे यहाँ का अच्छी तरह से मालूम है। और छुआछूत और ये जो असमानता है, ये आमतौर पर हमें गांव में दिखती है। आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी हमारे यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि हम सब लोग एक हैं, समान हैं, और ये संविधान ने हमें हमें समानता से रहने का अधिकार दिया है। मगर जब हम जमीन पे उतर के जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज भी वहाँ पे हालात सुधरे नहीं हैं। बहुत गांव में ऐसा हुआ है, हमने कई गांव में ऐसा देखा है। सर से मिलने के बाद जो सर से हमारी बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि सर ने जो वाकई में बहुत मेहनत की है। और गांव के लोग, एक तो जो सरकार, टीचर जो ज्यादातर होते हैं, उन्हें इन सबसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वो अपना आते हैं, ड्यूटी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा जो होता है स्कूल में ही मैनेज कर लेते हैं। मगर स्कूल की शिक्षा के अलावा जो उन्होंने किया है, ये बहुत ही वाकई में एक सराहनीय काम है। क्योंकि सर ने जैसा बताया कि ये जुलाई 2013 में आए, लगातार आज 7 साल हो गए हैं इन्हें, और लगातार ये बराबर काम कर रहे हैं। हमने भी देखा, गांव में गए थे, हम बच्चों से भी मिले थे। और हमारे साथ जो बच्चे भी जुड़े हैं, पिछले जो सर ने जिन्हें मतलब पढ़ाया है, जो पहले बच्चे पढ़ते रहे हैं, और उन्होंने, बच्चों ने महसूस किया है कि किस तरह से पहले स्कूल में होता था और वहाँ के टीचर जो करते थे। तो मैं कुछ बच्चों को भी आपसे मिलवाऊंगा। रेहाना जी हमें लगता है उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो रेहाना जी से चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा जो पहले पढ़ता हो तो उससे हमारी बात कराएं, ताकि हमें पता चले और वहाँ का थोड़ा हमें माहौल भी पता चले। रेहाना जी। जी, मेरे साथ शिखा जुड़ी है, जो उनकी एक्स स्टूडेंट है। हाथ मिला दो। इन ये बताएंगे कि सर का मतलब नेचर कैसा था। अभी ये 12th में है, 12th में हो ना इस साल? हाँ, वही तो 12th। इस साल ये 12th में है। और एक भैया ये है, अपना नाम बताओ। ये आदित्य हैं, ये भी पिछले 2 साल हो गए ना। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 8th में पढ़ रहे हैं। ये भी 2 साल पहले स्कूल छोड़ चुके हैं। तो ये भी सर के एक्स स्टूडेंट हैं। तो आप लोग बता सकते हो सर आपको कैसे, मतलब स्कूल आते थे तो कभी कभी बिना नहाए धोए आ गए, तो सर ने कभी कभी तैयार भी किया है इन लोगों को। इनके नेल्स बड़े बड़े होते थे, क्योंकि गांव के लोग, माता पिता इतना ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है। तो वो उनके नेल्स काटते थे। नेल कटर, काजल और कंघा, ये सब कुछ स्कूल विद्यालय में उनके ऑफिस में मिलेगा। और उनको मैंने खुद कई बार देखा है, बच्चों को तेल काजल करते हुए और नाखून, नेल वगैरह काटते हुए। तो ये आदित्य और शिखा सर जी के बारे में कुछ बताएंगे। तो शिखा, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात भी हुई है कि
जब आप पहले पढ़ने आते थे सर के, मतलब जो सर यहाँ नहीं थे, तो उस समय स्कूल का क्या माहौल था? और जो पहले टीचर थे, तो पहले आप मतलब सर के आने से पहले का थोड़ा बताएं जिससे हम जान सकें। आने के बाद आपको कैसा लगा, मतलब श्रीकांत सवाल दोहराइए, आवाज अभी पूरी पहुंची नहीं, प्लीज। जी हेलो जी सर बताएंगे। जी, मैं ये कह रहा था शिखा कि जब सर यहाँ पर आए थे तो उससे पहले स्कूल का क्या माहौल था, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। जी यहाँ पर ये जो फूल वगैरह लगाए हुए हैं ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जो वो टीचर थे ना, तो हम तो 1 साल पढ़े हैं, हमें पता है सर ने हमारी कितनी हेल्प की है और हमें इतने पढ़ने लायक बनाया। हम कुछ भी नहीं जानते थे, पहले हिंदी तक पढ़ना नहीं जानते थे। 1 साल में हमें रियलाइज हुआ कि हाँ हमारे सर ने क्या पढ़ाया हमें। और ये सब, ये ग्राउंड, ये पूरी बाउंड्री है ग्राउंड की, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सारे बच्चे स्कूल बंद होते ही तुरंत गांव के लोग आ जाते थे। इतना गंदगी पड़ी रहती थी यहाँ पर, कुछ बता नहीं सकते। और हमारे भानु प्रताप सर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें इतना पढ़ाया उन्होंने, हम बहुत होशियार बने आगे चल के। हमारे जो हम दूसरे स्कूल में गए हैं ना, उन्होंने कहा कि आपको किसने पढ़ाया है। हम इतने अच्छे इंटेलिजेंट थे, बच्चे थे कि भानु प्रताप का जितना शुक्रिया अदा करूं वो बहुत कम है। क्योंकि इन्होंने हमें बहुत पढ़ाया है, इतना अच्छा पढ़ाया है कि कुछ शब्दों में कह नहीं सकते। थैंक यू भानु प्रताप सर, थैंक यू सो मच। अच्छा शिखा जी, आप थोड़ा ये बताएं कि श्रीकांत जी, जो हम जी एक जी सवाल, कहना चाहेंगे सर के उसमें। एक श्रीकांत एक सवाल पूछिएगा कि ये आगे चल के बड़े होकर कैसा समाज देखना चाहते हैं ये। अच्छा, वही उसी पे जा रहा हूँ कि जो स्कूल का माहौल था, आप लोग जैसा हम देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना में, तो उस समय जब भानु प्रताप सर के आने के बाद उस समय जो भोजन में और जो क्लास में ज्यादातर हम देखते हैं बच्चों को अलग बैठाना, तो क्या उस तरह का माहौल था उस समय जब आप यहाँ पढ़ते थे? नहीं, उस समय तो नहीं। जब सर भानु सर आ गए थे उस समय सबको एक साथ बिठाया, सबको एक साथ खाना दिया जाता था। अच्छा, तो अब आप हमें थोड़ा ये श्रीकांत, बताएं। मैं एक बात जोड़ूंगा कि शायद सर यहाँ खिड़की की कहानी है, स्कूल की कहानी है, खिड़की की कहानी। तो भानु सर जब आप आए, आपसे पहले एक पालीवाल सर यहाँ थे और आए जब स्कूल में खिड़कियां नहीं, तो किससे कुछ सुनाइए प्लीज कि आप जब आए तो आपने खिड़कियां कैसे लगाई इस स्कूल। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, दोबारा कहें सर थोड़ा। यहाँ जब आप आए हैं 2013 में, तो यहाँ इस विद्यालय में खिड़कियां नहीं थी, जी जी दरवाजे जी, तो अब आई बहुत बात। बड़ी थी, तो वो खिड़की की कहानी सुनाइए, शायद सर सर सुनेंगे। सर सर जब मैं विद्यालय में 2013 में आया सर, तो हमारा जो ऑफिस होता था सर, उसमें गेट नहीं था, खिड़कियां नहीं थी, इसमें बकरियां बैठी हुई होती सर। जो ऑफिस में जहाँ अध्यापक के बैठने की जगह होती थी, रिकॉर्ड रखने की जगह होती थी, वहां पे बकरियां होती थी सर। आके सर मैंने प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्र में सर प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ता, आर्थिक सहयोग तो सर कोई नहीं देता, सब केवल हमने ये सहयोग मांगा कि जो हम करें सर, केवल आप उसको डिस्टर्ब ना करें, बस इतना इतना सा सहयोग चाहिए। सहयोग हम आर्थिक सहयोग कर लेंगे कहीं से, बस केवल आप नुकसान मत करें हमारा। इस प्रकार से धीरे धीरे सर हमने अपने ऑफिस को, स्कूल को मैनेज किया। हमारे ऑफिस में पानी भरा रहता था, बिल्डिंग चटकी हुई थी। धीरे धीरे सर उसी को मैंने मैनेज करवाया, कैसे करवाया मैं जानता हूँ। सरकार की तरफ से सर कोई ऐसा सहयोग बहुत विशेष नहीं मिल पाया। सरकार से मैंने बाउंड्री वॉल की मांग बहुत वर्ष से कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक बाउंड्री वॉल नहीं हुई है। मैंने केवल तार फेंसिंग अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से जैसे भी तैसे करके करवाई है सर, इससे सर हो पा रहा है। सर 5 मिनट और हमें चाहिए सर। जो रेहाना मैम बता रही थी कि बच्चों को देख रेख की बात, सर कई बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद नहलाया है सर। यहाँ पे कई बार यहीं पे साबुन होता था सर, कई बार बच्चों को जबरदस्ती नहलाया। कई बच्चे बीमार होके आते थे सर, तो उनका जैसे कोई ट्रीटमेंट होना है, फोड़ा फुंसी है, तो उनकी सर मैंने उसको साफ स्वयं किया सर। मैंने उसका पस निकाला, साफ किया, दवा लगाई की, लोग देखते क्या कर रहा है कि सर मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने हमेशा यही सोचा ये मेरा परिवार है, ये बच्चे
और ये विद्यालय मेरा परिवार है। जिस विद्यालय से मेरे बच्चों की रोजी रोटी चल रही है सर, मैं उसको अपना परिवार समझता हूँ। और उसमें जो भी काम होता है, झाड़ू से लेके चाहे कोई सा भी काम सर, मैं स्वयं कर लेता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे विद्यालय में हूँ जिस विद्यालय की मैं सेवा करता हूँ। आज वो विद्यालय अच्छा है, लोगों की नजर में अच्छा है, यही सर हमारे लिए बड़ी जीत है सर। और आज शायद सर जैसे लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। कोई भी काम किया होगा सर, हमने कभी ये सोच के नहीं किया सर कि इसका परिणाम क्या होगा। मेरे सामने सर जो आया। एक और बहुत बड़ा वाकया सर बताना चाहेंगे। जिस गांव में मैं तैनात हूँ, इस गांव का नाम है सैदपुर सर। स्वतंत्रता से लेके सर अब तक इस गांव में रोड नहीं था सर। लास्ट ईयर जैसे तैसे रोड पास हुआ सर, तो यहाँ पे विवाद हो गया। विवाद इतना लंबा हुआ कि यहाँ एसडीएम से लेके एक्सीएन से लेके सारे लोग आए, लेकिन सर वो विवाद नहीं सुलटा। और जो ठेकेदार था उसने कहा टेंडर निरस्त करवाते हैं, और जो कार्य करने के लिए मशीनें आई हुई थी सर, वो वापस जाने लगी, निकल गई। इसके बाद मेरे विद्यालय की छुट्टी होती है, मैं गया, मैंने कहा बात किया, बोले ऐसी ऐसी बात है सर। मैंने थोड़ा प्रयास किया, बखूबी आधा घंटा प्रयास किया होगा सर, और सारे लोगों को सेटिस्फाई किया। और जो रोड ग्राम प्रधान नहीं करवा पा रहा था, सेटिस्फेक्शन एसडीएम जो नहीं कर पा रहे थे, वो सर आज रोड पड़ गया, उसमें डामरीकरण होने वाला है सर। और गांव प्रसन्न है सर, सब लोग मान गए। जो मतलब लाठी डंडे लेके तैयार थे कि हम रोड नहीं डलने देंगे चाहे कुछ हो जाए, वो सर सब तैयार हैं। आज इस गांव में रोड, एक लिंक रोड जो कि हाईवे से सीधा जुड़ता है सर, वो तैयार होने वाला है सर लगभग। जी, मैं जो है मैं भी इसी तरीके से अपने गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। लगभग 50 बच्चे मेरे पास भी आते हैं पढ़ने। जी। तो मैंने भी जब शुरुआत की थी तो ऐसे बहुत से मुद्दे आए थे, लोगों ने उसका विरोध भी किया था। ये क्या कर रहे हो, ये समाज की बातें पढ़ाना ये अच्छा नहीं है। हमें किताबों के ज्ञान तक समेट के रख दिया जाता है कि और जो मतलब जो समाज में हमें किस तरीके से रहना है, बच्चों के साथ खेलना है, कूदना है। और जो सरकारी विद्यालय होते हैं और वहाँ पे जो हमें खाने के टाइम पे एससी के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को, जनरल के बच्चों को या माइनॉरिटी के जहाँ पर हैं, मेरे यहाँ नहीं है, तो इन बच्चों को अलग अलग बैठा दिया जाता है। कुछ तो टीचर ही, कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है कि टीचर बैठा देते हैं। नहीं तो ये पहले से ही बच्चों के अंदर मानसिकता भरी हुई होती है कि बच्चे खुद, जैसे ही लंच होता है तो बच्चे खुद ही उठ के अपने अपने कास्ट के बच्चों के साथ में बैठकर खाते हैं। तो ऐसा मैंने भी महसूस किया था, मैंने भी अपने यहाँ देखा, तो मैंने सोचा कि इस पे हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो बच्चों को मैंने सिखाया कि नहीं, हम लोग सभी समान हैं। और ये अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो आगे भविष्य में हम एक हो पाएंगे, और कहीं भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, या कोई उच्च है या कोई नीच है। तो इस तरीके से हमें भावना नहीं आएगी। और क्योंकि हमें संविधान हमारा ये कहता है कि हमें एकता से रहना है। और बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ, जो रेहाना जी के साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी आप बच्चे हैं, आप आगे चलकर क्या सोचना चाहते हैं कि हमारा समाज कैसा हो, और हमें इस तरीके से मतलब जाति के आधार पर हमें ना बांटा जाए। तो कोई अगर एक आध बच्चा है जो हमें बता सकता है कि आगे चलकर वो जो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी समाज में जो किस तरीके से जो मतलब हमें एक एक एकता में रहना है, तो उसके बारे में थोड़ा एक आध बच्चा बताए। रियाना जी, कोई बता सकता है बच्चा? अच्छा श्रीकांत जी, आप क्योंकि बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और भानु जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं दोनों से आखिर में एक एक संदेश लेना चाहता हूं कि आप देश के दूसरे बच्चों को जो स्कूल में आ रहे हैं, युवा हैं, और आपके तरह भी जो है जो दूसरे शिक्षक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और किस चीज से बचना चाहिए उनको। पहले श्रीकांत जी बता दें, फिर भानु जी से मैं बात करूंगा। जी, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कहता हूँ कि आजकल सबसे पहले जो ये होना चाहिए कि हमें उनके माँ बाप से ये बताना चाहिए कि आपको बच्चों के अंदर कोई मतलब अलगाववाद की भावना पैदा नहीं करना है कि ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये जनरल का है, इससे हमें छुआछूत करनी चाहिए। तो माँ बाप को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे की जो
मानसिकता है वो हमें समझनी पड़ेगी। और क्योंकि ये पुराना जो चला आ रहा है, आज भी पुराने जो लोग हैं उनके अंदर ये जाति विशेष का जो बात है ये उनके मन में डली हुई है, तो वो बच्चों को भी हमारे सिखाते हैं। तो माँ बाप के लिए पहला संदेश है कि वो अपने बच्चों को बताएं। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग मतलब पढ़े लिखे युवा हैं, तो वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो इस तरह से अब सोशल मीडिया है और कई तरीके से हमारे माध्यम है, खेल कूद है, इसमें भी हमें भेदभाव ना करें, जिससे हमारा समाज जो है वो एकता में रहे और कहीं भी बटे ना। अब मैं चाहूंगा कि हमारे भानु सर, उनका कुछ अनुभव ज्यादा है तो वो और हमारे साथ साझा करेंगे। जी भानु जी, आप जरा बताइए कि क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, अभिभावक को, और खास करके आपके बच्चे जो आगे बढ़ के देश का भविष्य हैं उनके लिए। मैं अपने युवा साथियों से तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक रूपता की भावना जो होनी चाहिए सर। हम सब एक हैं और एक रहकर साथ मिलकर कोई भी बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है सर। अगर हम छुआछूत की भावना या अन्य जो ऊंच नीच की भावना इसमें फंसे रहेंगे तो हम मूल जो उद्देश्य है, हम लोगों के मूल उद्देश्य जो है शिक्षा जो है, उससे हम पीछे छूट जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य ही सर ये है कि हम सब एक हैं। जब हम शिक्षित हैं तो हमारे अंदर ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन फालतू की बातों में फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से वैमनस्यता फैलती है सर, और वैमनस्य जहाँ पे हो जाता है वहां पे विवाद होते हैं। विवाद से सर हम लोग का विकास जो है वो अवरुद्ध होता है सर, और हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो हमारा सारे लोगों से जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे हम सर यही की निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में सबसे पहले ये भावना जागृत करें कि हम सब लोग एक हैं, एक बन के रहेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर ये भावना हमने उनमें डाली तो ये कहीं ना कहीं परिवार में भी सर आती है ये भावना। फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी कास्ट के लिए कहेंगे कि ऊंच नीच की भावना, तो बच्चों के अंदर ये भावना परिवार में ऐसे आती है सर कि ये भाई है, ये बहन है, तो वहां बहन भाई में भी सर ऊंच नीच की भावना शुरू हो जाती है। हमें बच्चों के जीन्स में ये शामिल करना है कि हम एक हैं, हम डिफरेंस नहीं करना है किसी में। जब तक हम डिफरेंस नहीं मिटाएंगे तब तक हर जगह से नहीं मिटेगा। ये नहीं हो सकता कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। मतलब ये अच्छा, अगर डिफरेंस कहेंगे एससी ओबीसी में डिफरेंस अच्छा है और बहन भाई में अच्छा नहीं है, ये नहीं हो सकता सर। अगर आपने सिखाया उन्हें कि नहीं एससी थोड़ा नीचे होता है, तो उनके घर में भी उनकी भावना ये आ जाती है कि बहन थोड़ी नीचे है और भाई थोड़ा बड़ा है सर। ये भावना वहीं से पैदा होती है। तो परिवार से ही भावना खत्म करनी है हमें। सबसे पहले अपने परिवार में जो ऊंच नीच की भावना उसको खत्म करो। बॉयज और गर्ल्स में जो भावना होती है, हीन भावना जो पैदा की जाती है घरों में कि लड़का है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की पे कम ध्यान दिया जाता है, ये वहीं से खत्म होनी चाहिए। इसके बाद समाज में शुरू होगी, जातियों में खत्म करो, और फिर धीरे धीरे सब जगह एक जैसे लोगों को करना चाहिए सर। हमारा ये कहना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी। अच्छा, जैसे आपने भाई बहन की बात की तो मुझे अब हम लोग रुखसाना जी और रेहाना जी को हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब उनसे भी जानना है कि एक महिला होने के नाते आपने जो परिवार में देखा है कि आपके भाई के साथ आपके माता पिता का व्यवहार आपको बुरा लगता होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी ये फेस किया है कि अपनी बहनों के साथ उनको बाद में पुरानी चीज मिलती थी, सबसे पहले नई चीज हमें मिलती थी, यही सर उनको उनका नंबर आता था। तो क्या ये चीज ये पूरे हर जगह है, तो क्या वहां से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचती है इस बारे में? जी, मेरा ये मानना है कि हमें खुद में प्रयास करना जरूरी है। पहले माता पिता, क्योंकि जो पहले से जो रीतियां चली आ रही हैं पुराने टाइम से, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के साथ भी भेदभाव हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हटके थे जो उन्होंने पहले फेस किया था, उससे अलग हटके। खासकर मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे पिताजी ने मुझे कभी लड़की समझा ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी समाज को देखते हुए जो आज के जो परिवेश चल रहा है, तो प्रोटेक्शन की भावना थोड़ा रहती थी। कुछ वो सोचते थे कि इतने टाइम पर रात में कहीं बाहर मत जाइए, शाम को नहीं निकलना, लड़कियों का शाम को बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और बताई थी कि अपने सेल्फ पावर, मतलब अपने अंदर की एक शक्ति होती है, उसको आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे तब तक आप हमेशा कमजोर ही रहेंगे, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या समाज में हो। और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और आज मेरा खुद का है, क्योंकि मैंने उस पावर को पहचाना है। मैं अपनी खुद की बात करूंगी कि जब मेरे माता पिता गुजर गए 2004 में, मैं 12th में थी, तो मेरा घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब मुझे खुद में वो पावर पहचान में आई, और वो शायद कहीं ना कहीं से इनविजिबल तौर से मेरे माता पिता ने ही मुझे उस पावर का एहसास कराया उनके गुजरने के बाद। तो आज ये है कि मैं रात में 11, 12, 1, 2, 5 कितना भी बजा हो, बस काम है, जाना है तो बस जाना है, और मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर एक पावर है, और मैं सेल्फ डिफेंस की खुद स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी उसका शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ, और आगे मेरा कोशिश है कि जितने गर्ल्स कॉलेज या इंटर कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें मैं जाके फ्री सेल्फ डिफेंस गर्ल्स को सिखाना चाहती हूँ। और ये मेरा आगे का प्लान है, आगे के 2-4 महीनों में, जैसे ही कोविड खत्म होगा और सुचारू रूप से क्लासें शुरू होंगी स्कूल में। तो भेदभाव मेरी बहन ने, जो मेरी रुखसाना मंसूरी है, वो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने ज्यादा फेस किया है, और छोटे होने के नाते उन्होंने फेस किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत हद तक आगे निकाला है और मेरी हेल्प की है कि आप समाज को, जो भी पुरानी रीतियां हैं, उनको तोड़कर आगे बढ़िए। तो मुझे आगे बढ़ाने में मेरे माता पिता के बाद मेरी बहन का हाथ है, जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और इन बच्चों के साथ में बात कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसाना जी, आप भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्योंकि इन्होंने अपने पारिवारिक चीजों को बताया कि आपने कैसे मदद किया। आज आप आपके साथ इनको समाज से कैसे निपटना होगा, कैसे खुद को तैयार करना होगा? यही सोचकर मैं आगे बढ़ी हूँ कि पहले खुद बदलना होगा। हमारे अंदर जो क्रूतियां हैं पहले उनको मिटाओ, अपनी सोच बदलो, तभी हम समाज के बारे में सोच पाएंगे और समाज को बदलने की बात कर पाएंगे। जैसे कि मेरी शादी हुई, मेरी 2 बेटियां हैं। ये सारी चीजें कहा जाता है बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा होती है, लेकिन अगर मेरी 2 बेटी हैं और मैंने बेटियों को क्या किया है, वो काम सिखाया है जो लड़के कर सकते हैं, वो लड़कियां नहीं कर सकती इस काम को। मैंने वीडियो कर सिखाया है उनको, और वो काम भी करती है। तो मैं नेट बंद कर क्यों नहीं? ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम रुखसाना जी की तरफ से आवाज मैं बात करूंगा ये वर्षा जी। वर्षा, आप उम्मीद करते हैं जैसे आपकी वर्षा जी, आप जरा बताइए कि क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहती हैं? आप भी काम कर रही है सामाजिक क्षेत्र में, क्या लगता है कि किस तरह से होना चाहिए ताकि आप सुरक्षित भी महसूस करें और आप में आत्मविश्वास भी पैदा हो? यही सर कि खुद में, जब हम खुद अपने में कम नहीं है तो हम किसी से डरेंगे ही नहीं। और डरने की वैसे हमारे यहाँ तो ये है कि लड़की और लड़के में कभी वो की ही नहीं गई। आज मैं खुद जॉब कर रही हूँ, तो मेरी माता जी भी जो है वो भी टीचर है, तो हमारे यहाँ तो लड़कियों को विशेष पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और मेरे साथ मेरे पापा भी यहाँ पे आते हैं जॉब में, यहाँ पे साथ में ही आते हैं मेरे साथ में ही। तो मैं आराम से स्कूल आती हूँ, करती हूँ। बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि खुद अपने पैरों पे खड़े हो, तभी कुछ पा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं तो आप इस समाज में जो एक तरह से असुरक्षा की भावना है, हो सकता है कि आपके साथ वो ना हो, लेकिन जो सामाजिक परिदृश्य में आप देखती है कि पूरे राज्य में, देश में एक असुरक्षा की भावना है, युवा हमेशा लग रहा है कि दिशाहीन है, उसमें क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए सामाजिक स्तर पर कि ताकि हमारे देश का जो भविष्य हो वो अच्छा दिखे और अच्छे भविष्य के साथ हम आगे बढ़े? वही सर कि बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही बेटियों को, लड़कों को यही सिखाएंगे कि लड़का लड़की सब बराबर है, कोई किसी नहीं, और सब अपने खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की जरूरत है या कोई हमें हमारे साथ चले या कुछ नहीं। हम भी, लड़का जो कर सकता है लड़कियां भी वो कर सकती हैं।
तो तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम अपने आप में, जब हम खुद ही सोचें नहीं हम लड़की हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं अकेले, कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो जाए। बात भी है, वो भी ज्यादा ऐसे नहीं कि नहीं बेटा तुम अकेली नहीं जाओगी, नहीं, हमारे यहाँ कभी हम लोगों को रोका नहीं गया, बेटा तुम करो, तुम कर सकती हो। तो तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, लड़कियां भी कुछ अपने आप में कर पाएंगी, नहीं तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। यदि हमने ये सोचा कि नहीं हम लड़की हैं, हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कर सकते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी। इसी के साथ हम लोग युवा शक्ति का ये पहला एपिसोड जो यूपी से शुरू हुआ है, और ये हम लोग आगे लगातार जारी रखेंगे। हर हफ्ते भानु जैसे और श्रीकांत जैसे और रुखसाना और रेहाना और वर्षा जैसे लोगों से हम लोग खास बातचीत करेंगे और लोगों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ताकि दूसरे भी ऐसे ही बनना चाहें, दूसरे भी शिक्षक भानु जैसे ही बनना चाहें या श्रीकांत जी जैसे बनना चाहें, और दूसरी महिलाएं रेहाना रुखसाना जैसे लोग की तरह मदद करने वाले बने। और इसी के साथ सभी का नमस्कार, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी और एपिसोड में। धन्यवाद।